हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे। आई एम CA इक्तदार मलिक। आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड ऑल्सो ए क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी। मैं पिछले 14 सालों से अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ CA और CMA स्टूडेंट को एट डिफरेंट लेवल, इंटर, फाइनल एंड फाउंडेशन। ये जो क्लास है ये एक इंट्रोडक्शन सेशन है फॉर CMA फाइनल स्टूडेंट फॉर दिस सब्जेक्ट कॉरपोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। जो आपका कॉरपोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो पेपर है जो ग्रुप 4 में है उसके बारे में एक इंट्रोडक्शन सेशन है। इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि आपका सिलेबस कैसा है, क्या सिलेबस है, ठीक है, कितने मार्क्स का कहाँ से आपको पूछा जाता है एग्जाम में, हमको कैसे कैसे इस सिलेबस को कंप्लीट करना है, ठीक है, और क्या बातें ध्यान रखनी है आपको क्लासेस के दौरान। इस बारे में मैं कुछ बातें आपसे करने वाला हूं। आइए बेटा जरा सिलेबस की बात करें। आपके पेपर का नाम है CFR यानी कॉरपोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। पूरे 100 नंबर का पेपर है। इस पेपर को हमने 2 पार्ट में बांट दिया है। एक है AS एंड इंड AS यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब आप फाइनल के स्टूडेंट हो तो लगभग इतना तो जानते ही होंगे कि इंड AS क्या होते हैं। अगर नहीं भी जानते तो कोई बात नहीं। इंड AS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड का इंडियन वर्जन है। आप मानकर चलो दीज आर इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, बस उसका इंडियन वर्जन जो है वो इंड AS कहलाता है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और जो AS है वो हमारे लोकल गैप, लोकल जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो होते हैं AS उसको बोलते हैं, ठीक है। तो AS एंड इंड AS ये दोनों जो हैं 60 से लेकर 70 नंबर तक के आपको पढ़ने हैं। यानी इसका इंपॉर्टेंस समझिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यानी IFRS मिलाकर आपको 60 से लेकर 70 नंबर तक के एग्जाम में पढ़ने हैं। और एक है अदर्स। अदर्स 30 से लेकर 40 नंबर तक का आपको मिलेगा। अदर्स में क्या क्या है अभी दोनों में इसमें देखेंगे किसमें क्या क्या है। आइए पहले हम बात करते हैं AS एंड इंड AS जो 60 से लेकर 70 नंबर तक का आपको एग्जाम में पढ़ना है वो कैसे कैसे पढ़ना है और क्या क्या है इसमें। सबसे पहले सेक्शन A है जिसका नाम है बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन। बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है जी। इसको हम कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग भी बोलते हैं। ये है इंड AS 103। ये 20 नंबर का आपको एग्जाम में है। यानी एक ही इंड AS से 20 नंबर का आपको पढ़ना है इंड AS 103 से। बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है, इसको कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग बोला जाता है। इसमें क्या क्या है देखिए। एक तो है बिजनेस कॉम्बिनेशन। सिंपल शब्दों में बोलूं, जब एक कंपनी किसी दूसरे कंपनी को टेक ओवर कर लेती है तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है ये आपको इंड AS 103 बताएगा। हम पुराने ज़माने में इसको अमालगमेशन के नाम से जानते थे, ठीक है। नए ज़माने में इंड AS के हिसाब से इसको बिजनेस कॉम्बिनेशन बोला जाता है। अच्छा, और क्या पढ़ना है इसमें। रिवर्स मर्जर क्या होता है बताएंगे आगे। डीमर्जर, जब 2 कंपनी बिछड़ जाती हैं। यानी बिजनेस कॉम्बिनेशन, एक कंपनी को आप टेक ओवर कर लेते हो मतलब शादी, और डीमर्जर डाइवोर्स, ठीक है। अच्छा, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, जो कंपनी का इंटरनल रिपेयरिंग करते हैं हम तो उसको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन बोलते हैं। तो ये कुछ टॉपिक हैं जो हमको सेक्शन A में पढ़ने हैं 20 मार्क्स के लिए। अच्छा, नेक्स्ट है सेक्शन B जिसको बोलते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये भी 20 नंबर का है, ठीक है। मिनिमम 20 नंबर है, ये ज़्यादा भी आ सकता है। इसमें आपको टोटल मिलाकर 5 जो है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ने हैं। 5 यानी इंड AS जो है 5 पढ़ने हैं इसमें। कौन कौन से। इंड AS 27, इंड AS 110, इंड AS 28, इंड AS 111 और इंड AS 112। ये 5 इंड AS जो है आपको इस टॉपिक में पढ़ने हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो आप देख लीजिए 20 और 20 40 नंबर तो ये 2 टॉपिक आपके कवर करते हैं। अच्छा, इसके अलावा बाकी जितने भी AS और इंड AS बचते हैं वो सब 20 से लेकर 30 नंबर तक के आपको एग्जाम में मिलेंगे, जितना भी है, ठीक है। मतलब
ऑल अदर इंड एस एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं वो भी, और जो बाकी इंड एस बचे, बहुत सारे इंड एस बचे, यानी इंड एस 103 और इन 5 इंड एस के अलावा और बहुत सारे इंड एस हैं, ठीक है, तो वो और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सब मिलाकर 20 से लेकर 30 नंबर तक के आपको एग्जाम में मिलेंगे। ये 103 20 नंबर का, ये 110 इसको मेन तौर पर हम बोलते हैं, लेकिन इसके साथ में इंड एस 27, 28, 111 और 112, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इंड एस 110 है, ठीक, जिसके इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूमेगी। तो ये आपका 20 नंबर, ये आपका 20 नंबर और ये आपका 20 से 30, तो ये होते हैं आपके 60 से लेकर 70 नंबर तक, ये आपको एग्जाम में मिलेगा, ठीक है। अच्छा, सेकंड पोर्शन पर आते हैं। अदर जो 30 से लेकर 40 नंबर है, इसमें क्या क्या है? इसमें बेटा एक तो है सेक्शन डी, डेवलपमेंट इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में जो रिसेंट डेवलपमेंट हो रहे हैं वो, ठीक है, क्या क्या? वैल्यूएशन। अच्छा, वैल्यूएशन में क्या क्या होगा? वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ये आपको दो चीजें पढ़नी है इसमें, वैल्यूएशन ऑफ शेयर एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ठीक है। 20 से 25 नंबर का है ये, यानी 30 से 40 में 20 से 25 का तो यही है वैल्यूएशन। फिर शेयर बेस्ड पेमेंट इंड एस 102 हिसाब से, XBRL अकाउंटिंग, यानी ठीक है जी, XBRL, इसकी हम अकाउंटिंग पढ़ेंगे क्या होता है। ये आज की डेट में एक कंप्यूटराइज लैंग्वेज समझ लीजिए, अकाउंटिंग की एक कंप्यूटराइज लैंग्वेज होती है, ठीक है। इसको जो है बोलते हैं एक्सटेंडेड बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज, तो XBRL इसके अलावा CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अदर रिपोर्टिंग, इसमें और भी चीज़ें, GST अकाउंटिंग है, इसमें अदर रिपोर्टिंग में एक बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्टिंग है, ठीक है, और भी आपके सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग है, कई सारी चीज़ें हैं वो हम लोगों को इसमें पढ़नी है अदर रिपोर्टिंग में। अच्छा, और क्या है? और गवर्नमेंट अकाउंटिंग 15 नंबर का आपको एग्जाम में मिलेगा, यानी 20 से 25 और ये 15 नंबर तक का गवर्नमेंट अकाउंटिंग। गवर्नमेंट अकाउंटिंग में क्या होता है कि गवर्नमेंट कैसे अपनी अकाउंटिंग करती है, और कुछ गवर्नमेंट के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं, जो स्टैंडर्ड हैं जिनको हम बोलते हैं गवर्नमेंट स्टैंडर्ड, तो उनको हमें पढ़ना है, ठीक है। गवर्नमेंट के जो है कुछ स्टैंडर्ड हैं जिसके हिसाब से गवर्नमेंट की अकाउंटिंग होती है, तो उन चीज़ों को हमको कवर करना है। तो ये आपका पूरा सिलेबस था जो 100 नंबर का। अब मैं आपको ज़रा पेपर के बारे में थोड़ा बताऊंगा कि जो आपका पेपर है कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का वो कैसे होता है। देखिए, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं वो 8 होते हैं, और टोटल पेपर होता है 132 मार्क्स का, जिसमें से आपको 100 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करना है, यानी पूरा पेपर होता है 132 नंबर का, जिसमें से 100 नंबर अटेम्प्ट करना है। कैसे होता है? देखो बेटा, सबसे पहले जो सेक्शन ए है वो पहला क्वेश्चन होता है 20 नंबर का, और जो कंपलसरी होता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन 20 नंबर का होता है, कंपलसरी होता है, और इस क्वेश्चन में क्या होता है, इसमें 10 क्वेश्चन होते हैं 2-2 नंबर के MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोले जाते हैं। तो 2-2 नंबर के 10 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। मतलब एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 आंसर होंगे, आपको एक आंसर बताना है उसमें से जो ठीक होगा, तो 4 में से कोई एक आंसर होगा वो ठीक होगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो है 20 नंबर का, जिसमें 10 MCQ होते हैं, ये पूरे सिलेबस से उठाया जाता है। ये क्वेश्चन, ये कोई स्पेसिफिक पार्ट से नहीं है, ये पूरे सिलेबस से आपके उठाया जाता है, यानी पूरे 100 नंबर का जो सिलेबस है उसमें से कहीं से भी ये क्वेश्चन उठाकर इसमें छोटे छोटे 2-2 नंबर के क्वेश्चन बनाए जाते हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 आंसर होंगे, आपको एक आंसर को टिक करना है, जवाब देना है कि इसका ये आंसर है, ठीक। 10 क्वेश्चन 2-2 नंबर के। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 होता है, और ये कंपलसरी होता है। सर कंपलसरी का मतलब? कंपलसरी का मतलब अभी बताता हूं। आप देखिए, बाद के आपको 7 क्वेश्चन और बचे, जिसमें से आपको 5 करने होंगे, और 16 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। मतलब पहला क्वेश्चन 20 नंबर का, और बाकी जो है 7 क्वेश्चन 16-16 नंबर के होते हैं। उस 7 में से आपको 5 करने हैं। यहां पर कंपलसरी का मतलब यह है कि आपने अगर पहला क्वेश्चन छोड़ दिया और बाकी 7 में से आपने 6 क्वेश्चन बना दिए, तो फिर भी आपकी कॉपी जो है वो सिर्फ और सिर्फ 80 में ही चेक की जाएगी। पहला क्वेश्चन अगर आपने छोड़ दिया तो फिर पहला क्वेश्चन आपका काउंट ही नहीं होगा, फिर आपका पेपर 80 में आप जितना भी करके आओ, लेकिन 80 काउंट किया जाएगा, ठीक है। अगर आपने मान लीजिए जो बाकी बचा वो 132 नंबर बचा ना,
112 नंबर बचा पहले क्वेश्चन को छोड़कर। 112 में से आपने 100 नंबर का अटेम्प्ट कर दिया, लेकिन फिर भी आपका पेपर 80 ही माना जाएगा। 80 नंबर का आपने अटेम्प्ट किया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता है, उसको तो आपको करना ही करना है। बाकी जो 7 क्वेश्चन है 16-16 नंबर के, उसमें से कोई 5 करने हैं। ठीक है। अब सवाल ये है कि ये जो 16 नंबर के क्वेश्चन हैं 7, ये कैसे आते हैं? क्या पूरा एक क्वेश्चन 16 का आता है या कुछ पार्ट इसमें बनाए जाते हैं? तो वो इंस्टीट्यूट के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा भी हो सकता है कि पूरा एक क्वेश्चन ही 16 नंबर का हो जाए, ऐसा भी हो सकता है 2 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में 2 पार्ट कर दे, ए और बी, 8-8 नंबर के, 10 और 6 के भी कर सकता है। ठीक है, 12 और 4 के भी कर सकता है। तो ये इंस्टीट्यूट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो बाइफर्केशन कैसे करेगा, एलोकेशन कैसे करेगा क्वेश्चन के अंदर। लेकिन हाँ, एक क्वेश्चन 16 नंबर का होगा, पूरा पार्ट कितने होंगे ये इंस्टीट्यूट डिसाइड करता है। पूरा क्वेश्चन 16 नंबर का भी हो सकता है और इसके अलावा आपके 2 पार्ट भी हो सकते हैं, 8-8 के, 10-6 के, 12-4 के, जैसे भी इंस्टीट्यूट करे। तो ये आपका पेपर का लेखा जोखा था। अच्छा, कुछ क्लासेस के मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए, जैसे अब ऑनलाइन और पेन ड्राइव क्लासेस खासकर जो हैं, फेस टू फेस में तो देखिए बताते ही हैं, लेकिन पेन ड्राइव और गूगल ड्राइव क्लासेस के लिए भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट कैसे उठाना है इन क्लासेस का। सबसे पहले बेटा जो चीज़ है वो है सेपरेट रजिस्टर मेंटेन करना है आपको हमारे सब्जेक्ट का। किसी और सब्जेक्ट के साथ में हमारे सब्जेक्ट को आपको मिलाना नहीं है। जैसे हम देखते हैं कुछ बच्चे एक ही सब्जेक्ट में अकाउंट्स यानी CFR उसी में कुछ जो उनके कॉस्टिंग के सब्जेक्ट है वो कर लेते हैं, उसी में लॉ, उसी में ऑडिट। ऐसा नहीं बेटा, हमारे सब्जेक्ट के लिए आपको सेपरेट रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा। क्यों? वो इसलिए मेंटेन करना पड़ेगा क्योंकि हम नोट्स बनवाते हैं। हमारी क्लास की USP जो है वो नोट्स है। जब आप क्लास करोगे तो आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा कि हम एक एक पॉइंट को नोट करवाते हैं। नोट मतलब हम पहले कोई भी एक कॉन्सेप्ट बताते हैं, उसको लिखवाते हैं, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल करवाते हैं, फिर उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल होता है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट एग्जाम्पल उसी का, और फिर उसके क्वेश्चन। इस तरीके से हम नोट्स मेंटेन करवाते हैं। जब आप नोट्स मेंटेन करोगे तो इससे क्या होता है, आपको रिवीजन में बहुत हेल्प मिलती है। यानी दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ आवर क्लासेस। जो नोट्स हम मेंटेन करवाते हैं दैट इज स्पेशल, वो अनमोल होते हैं, और उसका आपको अंदाजा डेमो देखकर ही लग जाएगा। जब आप डेमो कोई क्लास देखोगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि हम किस तरीके से नोट्स बनवाते हैं। नोट्स बनाने का फायदा क्या होता है, अगर कोई क्लास कितने भी लंबा क्यों ना चला हो, मान लो 5 क्लासेस में एक चैप्टर कंप्लीट हुआ, अगर आपने उसके प्रॉपरली नोट्स बनाए हैं तो आप उस चैप्टर को 1 घंटे में रिवाइज कर सकते हो, पूरे चैप्टर को। ठीक है, बहुत ही सीक्वेंस के साथ में बहुत आराम से हम नोट्स बनवाते हैं। इसलिए USP हमारी क्लास की नोट्स है। नोट्स के बिना हमारी क्लास अधूरी है, और नोट्स आपको प्रॉपरली बनाने पड़ेंगे अगर अच्छा आपको बेनिफिट उठाना है क्लास का। तो आपको इन क्लासेस के 2 व्यू मिलते हैं। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, अगर आपने प्रॉपरली क्लास को किया और नोट्स बना लिए तो आपको दोबारा क्लास देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, दिस इज द बेनिफिट ऑफ नोट्स। अगर आपने सेपरेट रजिस्टर मेंटेन नहीं किया तो फिर आप नोट्स मेंटेन नहीं कर पाओगे, फिर आपने कोई चीज कहां लिखी होगी आपको खुद नहीं पता होगा। इसलिए नोट्स इज वेरी वेरी नेसेसरी फॉर अटेंडिंग दीज क्लासेस। तो इसीलिए मैं कहता हूं सबसे पहले सेपरेट रजिस्टर। आप बेटा हमेशा, अब तो फाइनल लेवल पर आप पहुंच गए हो, लेकिन 3 चीजें हमेशा अच्छी रखनी चाहिए, कॉपी, कैलकुलेटर, पेन। ये तीनों चीजें आपकी स्टडी में आपके इंटरेस्ट को बढ़ाती हैं। ठीक है, तो सेपरेट रजिस्टर आपको मेंटेन करना है। उसके बाद रेगुलर क्लासेस। अच्छा, रेगुलर क्लासेस का मतलब देखिए, पेन ड्राइव गूगल ड्राइव क्लासेस में हमने एक चीज बच्चों में ऑब्जर्व की है, वो है डिसिप्लिन। मतलब बच्चों का डिसिप्लिन अच्छा नहीं देखा गया। क्लास में रेगुलरिटी मेंटेन नहीं करते, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करते। अगर आपको हमारी क्लासेस का मैक्सिमम बेनिफिट उठाना है तो आपको रेगुलरली क्लासेस को देखना पड़ेगा, रेगुलर क्लासेस करनी पड़ेगी। आपको एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना पड़ेगा। कैसा शेड्यूल? आप एक टाइम फिक्स कर लो भाई, चाहे सुबह का, चाहे दोपहर का, चाहे शाम का, चाहे लेट नाइट का, जो आपको सूट करे।
वो आप टाइम सेट कर लो कि मुझे भैया रात को पढ़ना है, इतने बजे से इतने बजे तक ये क्लास लेनी है। और जब एक बार जो शेड्यूल बना लो, चाहे डेली का चाहे अल्टरनेट डे का, उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करो, कंसिस्टेंटली फॉलो करो। ठीक है, इससे क्या होता है, जब कंसिस्टेंटली किसी चीज को आप फॉलो करते हो तो हैबिचुअल बन जाते हो। अब अगर आपने किसी दिन क्लास नहीं की तो आपको खुद एहसास हो जाएगा कि आपने कुछ नहीं किया है। लेकिन अगर आप बिना कोई शेड्यूल बनाए क्लासेस करते हो तो अच्छा आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, 4 दिन बाद कर लेंगे, फिर वो होता ही नहीं है। एग्जाम आ जाता है, सिलेबस ऐसे ही अधूरा पड़ा रह जाता है, वैलिडिटी खत्म हो जाती है क्लासेस की। कई सारे बच्चों को हमने देखा क्लास ही नहीं किया, क्यों? बस लेजी, आलसपन जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए रेगुलर क्लासेस जरूर करना है आपको, मैक्सिमम बेनिफिट उठाने के लिए क्लासेस का। और तीसरी बात, प्रॉपर होमवर्क। सर अब हम बड़े बच्चे हैं, आप हमें बताओगे होमवर्क? बेटा मैं क्या करूं, मैं देख चुका हूं, होमवर्क करते नहीं बच्चे। वो ये सोचते हैं अरे मैं तो फाइनल का स्टूडेंट हूं, मुझे होमवर्क करने की क्या जरूरत है। बेटा प्रैक्टिस हर किसी को करनी है, चाहे आप किसी भी लेवल के स्टूडेंट हो, आप स्टूडेंट ही हो। जब आप फाउंडेशन में थे तो फाउंडेशन के लेवल से स्टूडेंट थे, जब इंटरमीडिएट में पहुंचे तो इंटरमीडिएट के लेवल से स्टूडेंट थे, आज फाइनल में हो तो फाइनल के लेवल के स्टूडेंट हो। तो आपको फाइनल लेवल की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करोगे तभी पेपर को अच्छी तरीके से मैनेज कर पाओगे एग्जाम में। और जब आप पढ़ोगे क्लास में तो आपको सब समझ में आएगा, लेकिन जब क्वेश्चन बनाने बैठोगे तभी पता चलेगा कि आप बना पा रहे हो या नहीं। और फिर बना पा रहे हो तो कितने वक्त में बना पा रहे हो। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है। पेपर लेंथी आता है, पेपर लेंथी आता है तो उसको मैनेज करने के लिए प्रैक्टिस ही एक हथियार है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छे से पेपर को मैनेज करोगे। ठीक, तो जब आप होमवर्क करोगे तो डाउट्स आएंगे। अब डाउट कैसे सॉल्व होंगे? तो उसके लिए डाउट कैसे सॉल्व होंगे? फेस टू फेस क्लासेस में तो क्या होता था कि बच्चा कल को आकर पूछ लेगा डाउट, लेकिन गूगल ड्राइव और पेन ड्राइव क्लासेस में कैसे डाउट्स पूछे जाएंगे? तो इसमें अगर कोई आपको पढ़ते टाइम इमीडिएट डाउट आता है तो आप उसके लिए व्हाट्सएप और मुझे कॉल कर सकते हैं। आपको नंबर दिया जाएगा, आप व्हाट्सएप करेंगे, आपको तुरंत आंसर मिलेगा उसका। ठीक है, कोई भी आप सवाल पूछोगे आपको तुरंत जवाब मिलेगा। ठीक है, कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो। और बाकी डाउट्स के लिए हम फ्रिक्वेंटली यूट्यूब लाइव हुआ करेंगे। ठीक है, हर दूसरे तीसरे दिन, हर दूसरे तीसरे दिन हम यूट्यूब लाइव हुआ करेंगे। आपको इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी कि वी आर गोइंग टू लाइव, और उसमें 1 घंटा 2 घंटे 2.5 घंटे जितनी भी देर लगेगी बच्चों को डाउट्स पूछने में, बच्चे अपने डाउट्स पूछेंगे और क्लियर करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक इंट्रोडक्शन सेशन था, इसमें मैंने आपको सिलेबस के बारे में बताया, कैसे हमको कंप्लीट करना है आपको अपने सिलेबस को वो मैंने बताया। ठीक है, और कैसे आपको डाउट्स वगैरह सॉल्व करना है। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। आप क्लासेस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।